नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वास्थ्य और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम हमारे सीरीज का जो सेकंड चैप्टर है उसको क्लोज करेंगे और उसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें सेकंड युद्ध में क्या हुआ और उसके बाद थर्ड युद्ध के अंदर क्या हुआ। आज ये जो हमारा रहेगा एंग्लो कर्नाटक युद्ध का जो एंड रहेगा वो आज रहेगा। ओके, तो मैं आपको पूरा एक जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा होगा उसको मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ। एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमारी जो प्रीवियस चीजें रही थी वो क्या क्या रहा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि फर्स्ट कर्नाटक जो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध था इसका जो रीजन रहा था इसका जो रीजन रहा था वो था आपका एंग्लो कर्नाटक युद्ध का जो रीजन रहा था आपका वो था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार। ऑस्ट्रेलिया के आपके उत्तराधिकार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार किस किस के बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। और सेकंड जो आपका आपका तो आपका था इशू, वो इशू यानी इसका प्रभाव किस पे यानी किस पे पड़ा। इसका प्रभाव पड़ा भारत पे और भारत के अंदर भी किसके ऊपर पड़ा, मद्रास पे। जो फ्रेंच होते फ्रेंच या मद्रास ले लेते। थर्ड जो चीज हुई, इसका जो आउटकम निकला वो क्या निकला। तो जो आपका आउटकम निकला, जो इसका मेन यानी परिणाम निकला, इसका परिणाम ये निकला कि जो राजनीतिक पिपासा जाग गई, किसकी किसकी राजनीतिक पिपासा जाग गई, डुप्ले की। क्योंकि 1000 सैनिकों ने यानी 1030 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को मार गिराया था यानी हरा दिया था। तो इसमें जो डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी है। राजनीतिक पिपासा जाग उठती है क्योंकि क्यों भी आप पूछेंगे सर क्यों। तो इस क्यों का कारण था 1000 ने 1030 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को मार गिराया। इस कारण से ये भी कारण रहा था जिसके कारण से जो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक युद्ध होता है और इसका एक परिणाम रहा। और इसी के कारण क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो कर्नाटक युद्ध होता है 1749 में से लेकर के 1754 तक। तो ये आपका सेकेंड कर्नाटक युद्ध इसके बाद होगा। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे होंगे कि जो डुप्ले है ये बहुत यानी समझदार व्यक्ति था और ये सारे घटनाक्रम को देख करके डुप्ले सोचता अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ज्यादा 1000 सैनिकों ने मिलकर के 10,000 को मार दिया यानी एक सैनिक 10 लोगों को मार रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ा ही जबरदस्त सिद्धांत और बड़ा ही एकदम जबरदस्त सेना है मेरे पास। तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिसमें से जो ये सेना थी 1000 थी, इसमें से भी यानी 230 आपके फ्रांसीसी थे और 700 आपके जो थे वो भारतीय थे। तो यानी ये 700 भारतीयों ने और 230 फ्रांसीसियों ने 10,000 सैनिकों को मार दिया है। बड़ी अचंभे की बात हो गई कि सर ये डुप्ले के लिए, और डुप्ले ने इस चीज से एक बहुत अच्छी सीख ली कि अगर आप इनलाइट माइंड है, अगर आप जागृत दिमाग है तो कभी भी आप छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, उनको पकड़ के रखेंगे, ग्रैप आउट करेंगे कि सर कितनी बड़ी सीख है। 1000 लोगों ने जो डिसिप्लिन थे, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, डिसिप्लिन थे, ऑर्गेनाइजेशन था, इसीलिए ऑर्गेनाइज वे में इन 1030 सैनिकों ने इन 10,000 सैनिकों को मार गिराया। यहाँ दूसरी साइड जो था, दूसरी साइड क्या था, दूसरी साइड अनऑर्गेनाइज थे और दूसरी चीज थी उनके पास अनडिसिप्लिन लोग, किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं था उनके अंदर, इसीलिए वो 10,000 सैनिक मारे गए। अब जिसमें क्या होता है, अब हमें सिर्फ जो तीसरा है ना सर, इसके ऊपर ध्यान देना है और इस पार्ट को समझना है क्योंकि संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो संख्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है संस्कार, कि इनको किस तरीके के संस्कार मिले। दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इसी का है, डिफरेंस संख्या का तो है ही है,
पर डिफरेंस इस बात का भी है कि इनको जो संस्कार मिले थे वो डिसिप्लिन के, कि आपको उठ करके युद्ध करना, युद्ध की तैयारी करना, किस तरीके से लड़ना, किस तरीके से आगे बढ़ना, ये सारा इनको सिखाया जा रहा है। जबकि यहाँ 10,000 की सेना को वो सारी चीज एबिलिटीज नहीं दी जा रही। तो इससे क्या होता है कि वो 1,000 सैनिक और 10,000 सैनिकों को मार गिरा। और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, ये हमें सीख लेना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप 1000 लोग भी मिलकर के यानी पूरा का पूरा चीज चला सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। आज 530 545 लोग संसद में बैठ करके 140 करोड़ जनता को क्या करते हैं, घुमाते हैं। और हम घूमते भी क्यों? बात यही है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया की जनसंख्या है, और ये तो देख रहे हैं 1,000 थी, ये संसद में बैठे हुए लोग। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पिपासा जागेगी। अब राजनीतिक पिपासा जागेगी तो क्या हो जाएगा कि सेकंड एंग्लो कर्नाटिक युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अब सेकंड एंग्लो कर्नाटिक युद्ध प्रारंभ होता है 1749 से 1754 तक जो चलता है। सेकंड एंग्लो कर्नाटिक 1749 से 54, ठीक है। तो 1749 से 1754 तक ये युद्ध चलता है, और इस युद्ध में दो जगह बहुत महत्वपूर्ण रही सर, आपका हैदराबाद और सेकंड था आपका कर्नाटक। इन दो ही जगहों को लेकर के लड़ाइयां थी सर। हैदराबाद में जो हैदराबाद के संस्थापक हुए वो निजामुल मुल्क हुए, जो संस्थापक हुए वो निजामुल मुल्क हुए। और इनके बाद ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है 17 आपकी इनकी मृत्यु हो जाती है जब 1748 में, तब क्या होता है, तब ये होता है कि निजामुल मुल्क के बाद क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। अब उत्तराधिकारी का युद्ध होगा, उत्तराधिकारी का युद्ध जो होगा वो युद्ध कैसे होगा, वो युद्ध किस किस के बीच में होता है, वो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। उत्तराधिकारी का युद्ध होता है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच। निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद जो 1748 में हो जाती है, इन दोनों के बीच लड़ाई रहती है। और इधर कर्नाटक में आपका जो कर्नाटक में रहता है वह चंदा साहब और आपका अनवरुद्दीन, इन दो के बीच में लड़ाई रहती है। अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन दो के बीच में यहाँ लड़ाई रहती है। कहां पर? कर्नाटक में। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह दो दो लोग लड़ रहे हैं। इधर जो लड़ रहे हैं नासिर जंग लड़ रहे हैं और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं, और इधर जो लड़ रहे हैं वो अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि अब जो होता है कि जो ये मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और आपका डुबले, अब कहानी में आपका हीरो आएगा। और यहीं से जो फर्स्ट आपको मिलता है वो किंग मेकर का फॉर्मूला मिलता है। अब यहां से फर्स्ट इंट्रोड्यूस करता है डुप्ले, डुप्ले ने किंग मेकर के फॉर्मूले को यहीं से अब क्या करते हैं कि जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग आपका चंदा साहब प्लस डुप्ले,
ये तीनों मिलकर के एक गुट बना लेते हैं, ये तीनों मिलकर के गुट बना लेते हैं। और क्या होता है इसके बाद कि वो अनवरुद्दीन को मरवा देते हैं। अब अनवरुद्दीन मर गया तो कर्नाटक का राजा कौन, कर्नाटक में शासन कौन करेगा, चंदा साहेब। अब चंदा साहब क्या होगा, शासन करेंगे। और इधर क्या होता है कि ये नासिर जंग को भी मरवा देते हैं। अब सर सीख है कि नासिर जंग को भी इधर मरवा देते और उधर चंदा साहब ने उधर कर्नाटक में चंदा साहब आगे हो जाते। ठीक है, अब सर याद रखिएगा इसके बाद क्या होता है, जो 1750 में नासिर जंग को मार दिया जाता है और ये मुजफ्फरजंग राजा बन जाते हैं। और जो 1749 में मिलकर के अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को भी मार दिया जाता है। सेवनटीन फोर्टी नाइन में अंबर के युद्ध में भी, अंबर के युद्ध में 1749 में अंबर के युद्ध में चंदा साहब को मार दिया जाता है, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। कौन, ये तीनों मिलकर के, कौन, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले मिलकर के गुट बनाते हैं। एक गुट बनाने के साथ ये क्या होता है कि अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है 1749 में अंबर के युद्ध में। और नासिर जंग को 1750 में फिर मार दिया जाता है। और नासिर जंग जब मर जाता है तो यहाँ कौन बचता है, मुजफ्फरजंग। और जब मुजफ्फरजंग यहाँ का राजा बनता है तो इन दोनों ने मिलकर के, जो मुजफ्फरजंग है और जो चंदा साहब है, ये दोनों मिलकर के सर अब क्या होता है कि खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, अक्सर कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक का राजा कौन, कर्नाटक का उत्तराधिकार शासक कौन, चंदा साहब। हैदराबाद के शासक कौन, मुजफ्फरजंग। राजा बनाया किसने, डुप्ले की किंग मेकर नीति ने। इसको भी राजा, इसको भी राजा। अक्सर डुप्ले ने जब इन दोनों को राजा बनाया तो डुप्ले के इस राजा बनाने से ये दोनों बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और कर्नाटक में, कर्नाटक के राजा चंदा साहब ने क्या किया कि 80 गांव दान में दे दिए। यानी 80 गांव अब इनको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर इनने इसका मदद किया है तो इसको रिवॉर्ड मिलता है, इसको उपहार मिलते। तो उपहार के तौर पे चंदा साहब इनको 80 गांव देते। मुजफ्फरजंग मसूलीपट्टनम का शहर दे देते, मसूलीपट्टनम का शहर दे देते। साथ ही इनको 20 लाख रुपए, साथ ही 20 लाख रुपए देते कैश। कुछ फ्रेंच आर्मी को देते और कुछ इनको भी देते, 20 लाख रुपए कैश देते। तो सर इतना सब कुछ जब ये लोग देते तो सर इससे क्या होता है कि जो डुप्ले समझता है अरे यार ये लोग सब कुछ देने और लुटाने के लिए तैयार है, ये लोग सब कुछ देने के लिए और लुटाने के लिए तैयार है सर, तो क्या जबरदस्त व्यक्ति है ना, यहाँ से सोच रहा है आप। तो ये तो अपना घर तक बेचने के लिए तैयार है, इसके लिए, डुप्ले के लिए। समझ रहे आप, मसूलीपट्टनम का शहर दे दिया इनने, 80 गांव दे दिए, भैया तुमने हमारी मदद की, हम आपको ये सब दे देते।
तो ये क्या होता है कि ये सारी चीज देने के लिए तैयार हो जाते हो, यानी इनको रिवॉर्ड दे दे सर, किसको? डुप्ले को। आप देख रहे होंगे अक्सर इसमें क्या है, यानी व्यक्ति अपने घर में, हर व्यक्ति को सर अपने जीवन में एक चीज याद रखनी चाहिए, जो त्याग है ना सर, त्याग और तपस्या को हमेशा याद रखना चाहिए। जो आपका T इज इक्वल टू टी का फॉर्मूला है, यह आपको कभी नहीं भूलना है लाइफ। जो त्याग और तपस्या का फॉर्मूला है, अगर आप जितना त्याग करेंगे उतनी तपस्या करेंगे और तो आपको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी संघर्ष की कहानी उतनी ही ज्यादा बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, उतना ही बड़ा आपका इतिहास होगा। और सर ये जीवन का फॉर्मूला है और इसको हमेशा आगे लेकर के जाना है। एक बहुत ही अच्छे सेंट रहे सर, संत रहे गुरु गोविंद जी, और उनकी तस्वीर को, उनकी एक फोटो को हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना चाहिए और हर स्टूडेंट को तो जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि सर जो वो व्यक्ति थे, वो ऐसे व्यक्ति थे ना सर, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे। उन्हें सेंट की वॉरियर कहा जाता, संत योद्धा। एक बार सर औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने पूछा, अपने सिपाहियों से पूछा कि अरे यार ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा दाढ़ी बाड़ी बढ़ा करके क्यों खड़ा हुआ है, तो ये करता क्या है? तो उन्होंने, जो गुरु गोविंद सिंह के साथ जो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि सर ये संत है। बोले यार संत है? औरंगजेब बोलने लगे अरे यार संत है? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ संत है, पर संत के साथ योद्धा भी है। बोले योद्धा किस चीज की लड़ाई करते हैं? योद्धा है तो किस चीज की लड़ाई करते हैं? तो वो व्यक्ति बोलता है कि सर धर्म के लिए लड़ते। औरंगजेब से कहना है ये धर्म के लिए लड़ते। तो औरंगजेब बोलता है किस धर्म के लिए लड़ते, बताइए किस धर्म के लिए लड़ते? तो बोलते हैं मानवता के धर्म के लिए लड़ते। तो वो जवाब देता है मानवता के धर्म के लिए लड़ते हैं, इसीलिए हम इनको सेंट वॉरियर कहते हैं। तो सर आपको अपने घर के अंदर या आपने, क्योंकि सर पैगंबर किसी के नहीं, पैगंबर हम सभी के, मोहम्मद साहब हमारे, राम भी हमारे, बुद्ध भी हमारे, और तमाम लोग जितने भी हमारे आइडियल्स हैं, जिन्हें हम मानते हैं, वो हम सबके, किसी भी पैगंबर के ऊपर किसी का सर कोई साम नहीं लगा हुआ, या कोई किसी के पैगंबर साहब को मुस्लिम कहते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम के नहीं हो जाते, वो हमारे भी है। राम को कोई राम बोले तो कोई हिंदू का पेटेंट नहीं है सर उनके लिए, वो सभी के है। क्योंकि गॉड कभी किसी वन पर्सन के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। बुद्ध हम सबके है सर। हर वो व्यक्ति, वो किसी भी धर्म से हो, परंतु वो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक होता है, क्योंकि उसके कर्म, उसका जो कर्म है सर, वो उसको बनाते हैं, उसकी जो चेंजेस है वो उसको बनाते हैं। वो व्यक्ति भी से अपने कर्मों से अपनी इतिहास लिखता है। जो त्याग और तपस्या का सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए और जरूर से अपनाना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सर जो डुप्ले को, और इसके साथ साथ मुजफ्फरजंग एक और चीज करता है कि जो कृष्णा नदी थी, ये जो दक्षिण में बहती थी, दक्षिण साइड बहती है कृष्णा नदी, दक्षिण भाग में, तो ये क्या होता है, दक्षिण में बहती है। यहाँ पर क्या करता है वो, कि यहाँ पर जो मुगल प्रदेश था, दक्षिण में जो कृष्णा नदी पर मुगल प्रदेश था, यहाँ पर क्या करता है कि वहां का मुगल प्रदेश का गवर्नर बना देता है डुप्ले को। अब चाचा इतना सब कुछ अगर किसी व्यक्ति के लिए करोगे तो व्यक्ति तो सर वो, यानी उसको भूख और लागने लगेगी ना सर। क्योंकि अगर आपने किसी को अच्छा अच्छा खाना दे रहे हो तो नो डाउट अब उसकी भूख जागेगी, और जब भूख बड़ी होगी तो क्या करेगा व्यक्ति, तब डिमांड करेगा किसकी, ज्यादा भोजन की। जब ज्यादा भोजन की डिमांड करने लगेगा, डुप्ले सोचने लगा वाह यार क्या तो लोग हैं, तुम लोग तो अपना सारा सब कुछ उठाने के लिए तैयार हो, जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त। तो इसके बाद क्या होता है, भारतीयों का इससे एक चीज सीखा इसने, डुप्ले ने, जो डुप्ले है इसने जब इतना सारा सब कुछ इन्होंने लुटा दिया, तो डुप्ले ने इन सारी चीजों से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख ली, और हर व्यक्ति को ये चीज सीखना चाहिए कि
भारतीयों के इंटरनल मैटर में यानी आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करके आप अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। आप भारतीयों के उस समय भारतीयों के आंतरिक मामले में आप दखल अंदाजी करके अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभों को साध सकते हैं। Interfere the internal matters of Indians and have economical and political gains। तो आपको याद रखना है कि भारतीयों का उस समय क्या था कि भारतीयों के यहाँ क्या हुआ, इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी दी। डुबले ने चंदा साहब के साथ गए, मुजफ्फरजंग के साथ गए, क्या हुआ, दोनों को मिलाया, दोनों को बैठाया और लड़ लिए। इधर से नाजिर को खत्म कर दिया, उधर से आपने किसको खत्म कर दिया, उधर से इधर चंदा साहब और अनवर लड़ रहे थे, अनवर को खत्म कर दिया, इधर नाजिर को खत्म कर दिया। तो क्या किया आपने, इन्हीं के इंटरनल मैटर में घुस करके आपने दखल अंदाजी की और इससे आपको क्या फायदा हुआ, इससे आपको राजनीतिक पिपासा जागी। और राजनीतिक पिपासा जागने के साथ साथ क्या होता है आपका कि राजनीतिक पिपासा तो जब आपकी जागती है और दूसरी चीज आपको क्या हुआ कि आपको दौलत भी मिली। तो बोला यार, अरे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त लोग है यार, एकदम यार पैसा लुटाने को तैयार है, पूरा का पूरा गांव लुटाने को तैयार है, ऐसे लोग हैं। अब ये फॉर्मूला था सर किंग्स मेकर, ये फर्स्ट फॉर्मूला था किंग्स मेकर, किंग्स बना लिए दोनों स्टेट्स में। परंतु सर डुबले ने इस फॉर्मूले को बनाया, पर इसका सबसे जो जबरदस्त यूज किया है वो क्लाइव ने किया, और उससे भी जो जबरदस्त यूज किया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1756 में भारत में अंदर आई तो उसने क्या किया, उसने क्लाइव को भेजा, क्लाइव आया, यानी जब 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत में वो किसके, यानी भारत में कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, जो भारत में आया था वो क्लाइव आया। अब क्लाइव आता है और क्लाइव आकर के बोलता है भारत के अंदर कि अरे भैया कौन राजा बनना चाहता है, राजा कौन बनना चाहता है, तो मीर जाफर आते, अरे चाचा सरकार हम बनना चाहते हैं राजा। तो बोलते अरे बिठाओ इसको, वो बिठाता है, राजा बनाता है, और राजा बनने के साथ उसको प्लासी के युद्ध 1757 मीर जाफर को राजा बनाया था। 1757 मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को राजा बनाया जाता है। कौन, क्लाइव बनाता है। अरे जाफर तो सर खुश हो जाता है, जाफर बहुत खुश हो जाता है और पूरे भर भर के धन देता है। अरे साहब लो साहब, बिल्कुल इस इंडिया कंपनी को पूरा भर भर के धन देता है। और पूरे भर भर के धन देने के साथ क्या होता है कि उसके साथ बहुत पैसा लेता है। और अंग्रेज सिपाही सर उससे आए दे जाएंगे, लाओ 50,000 लाओ 1 लाख लाओ, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, इस चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए पैसा मांगने लगे। तो सर फिर क्या होता है कि 1760 में आकर के जब जो आपका मीर जाफर है उसके पास जब पैसा खत्म हो जाता है या पैसा कम पड़ जाता है, पैसा कम होने लगता है, तो वो बोलता है अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज हुकूमत से कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोलता है अरे पैसा नहीं है तेरे पास, पैसा नहीं है ना, चल उतर नीचे उतर, क्या करेगा ऊपर बैठ के, पैसा तो है ही नहीं तेरे पास। जब पैसा नहीं है तो आपका इज्जत नहीं है, आपको बिठाया क्यों गया था पैसा कमाने के लिए। जब तक आप पैसा देते रहेंगे तब तक आप ऊपर बैठे रहेंगे, पैसा खत्म, चल चचा नीचे आ जा चचा, और उसको गद्दी पे से उतार दिया जाता है। फिर क्लाइव पूछता है कौन राजा बनेगा, फिर पूछता है क्लाइव की कौन राजा बनेगा, मीर कासिम होता है, चचा हम बनेंगे, हम बनना चाहेंगे, सरकार हमें बना दीजिए। क्लाइव बोलता है बिठाओ इसको गद्दी पे, तो बिठाता है गद्दी पे। पर क्या होता है सर कि मीर कासिम है ना, राजा बनने के बाद क्या होता है तेज चलने लगता है, थोड़ा राजा बनने लगा, राजा बनता है तो क्या कहने लगता है कि शासन हम संभालेंगे। क्लाइव कहता है, अंग्रेजी हुकूमत कहती है कि ये ग्राउंड ले पहन, बैठ जा वहां, चुपचाप मुजरा उजरा देख, कोई जरूरत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। परंतु क्या होता है सर, जो मीर कासिम है वो क्या करता है कि जो सर वो कहते हैं नहीं नहीं हम राजा है, हम शासन संभालेंगे। अरे तू राजा है, अरे चाचा तुम्हें राजा बनाया किसने, सर आपको राजा बनाया किसने।
तो अंग्रेजी हुकूमत उसको बोलती है कि राजा बनाया किसने, बोलते चल चल साइड में बैठ जा। और फिर जब राजा हमने बनाया तो प्रशासन भी हम ही करेंगे। तुम तो सिर्फ नाम मात्र रखते हो किंग्स मेकर फॉर्मूला, आपको ये भूलना नहीं है। अगर एंग्लो कर्नाटक युद्ध पूरा याद रखना है तो आपको किंग्स मेकर का फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अंग्रेज वो जो रघुनाथ राव जी है मराठा, जो रघुनाथ राव जी मराठा, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। वो गए बम्बई प्रेसिडेंसी के पास, बोले चाचा हम पेशवा बनना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते हैं, हम सरकार हम राजा बनना चाहते हैं। बोले बिल्कुल, हमने सुना है कि वो बोलते हैं रघुनाथ राव के बारे में, हमने सुना है बम्बई प्रेसिडेंसी जाकर के हमने सुना है कि सरकार आप राजा बनाते हैं। तो अंग्रेज कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने नया बिजनेस शुरू किया है, हम बिल्कुल राजा बनाते हैं, आपको बनना है क्या? बोलते हैं हाँ सरकार हम पेशवा बनना चाहते हैं, हम मराठा पेशवा बनना चाहते हैं। बोलते हैं बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? बोलते जी बिल्कुल बना देंगे। अंग्रेज बोलते पैसा लाए हो? बना तो देंगे, पैसा लाए हो? बोलते जी सरकार बिल्कुल लाए हैं पैसा। और सर इसी का कारण था फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है वो इसी का परिणाम था सर। यही सारी घटनाओं का परिणाम हुआ जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद जो रानी जिंदा है, रानी जिंदा वो भी आती है अपने बेटे को लेकर के। वो विडो थी सर, रणजीत सिंह की विडो थी रानी जिंदा। वो आती है, वो बोलती है अरे सरकार हमने सुना है, एक्सक्यूज मी, वो कहती एक्सक्यूज मी, अंग्रेजी हुकूमत से कहती, क्लाइंट से कहती एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे बेटे को, क्या आप हमारे बेटे को, हमारे पुत्र को राजा बना देंगे? वो बहुत रो रहा है। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि आप कब आएंगे और हम आपको कब यह अवसर प्रदान करेंगे। और फिर भैया दिलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है। और बिल्कुल विदेशी कंपनियों ने फिर एक एक करके अंबर के युद्ध में विदेशी कंपनियों को पहला फॉर्मूला दिया सर कि किंग्स मेकर का। तो सर अब दूसरा जो चीजें हुई, अब इसका भी एक आपको डायग्राम बना लूं। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम बनाया है रीजन का, इशू का और आउटकम का, इसका भी सेकेंड एंग्लो युद्ध का आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाना है आपको। रीजन क्या रहा? जो रीजन रहा आपका, राजनीतिक पिपासा जाग उठी। किसकी? दुबले की। दूसरा चीज क्या हुआ, इशू क्या रहा इसमें? इशू जो रहा वो रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी का युद्ध, जो आपका हैदराबाद और कर्नाटक में होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन या उत्तराधिकारी का युद्ध। आउटकम क्या निकला? आउटकम जो निकला वो आपका निकला था कि फर्स्ट फॉर्मूला इज इन्वॉल्व इन दिस वॉर। आपका जो सेकेंड वॉर में है उसमें क्या फर्स्ट फॉर्मूले का इजाद हुआ, किसका? किंग्स मेकर का फॉर्मूला। इससे इसका सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था जब वो भारत में आई थी। और इससे एक और चीज आपको मिली, यानी आपको आउटकम जो मिला वो क्या मिला? किंग्स मेकर का फॉर्मूला। किंग्स मेकर का फॉर्मूला। और आपको दूसरी चीज क्या मिली? आंतरिक मसले में दखल अंदाजी करो।
आंतरिक मामले में दखल दो और बदले में राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। तो सर ये सब कुछ चल रहा था। अब सर ये सारी चीजों में ना, चेस के गेम में और राजनीति के गेम में ना सर बहुत सारी चीजें कॉमन है। जब भी राजा मरता है ना, चेकमेट के बाद जब राजा मरता है तो फिर सर उसके बाद युद्ध खत्म हो जाते हैं। परंतु 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 चंदा साहब को मार दिया गया। चंदा साहब जब मर गए तो सर, चंदा साहब जब मार दिए गए तो उसके बाद तो सर युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था। जब चंदा साहब मारे गए तो कर्नाटक तो पूरा का पूरा किसका हो जाना चाहिए था, अंग्रेजों का हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे एक कारण है सर, बड़ा ही जबरदस्त कारण है ऐसा नहीं होने के पीछे। क्योंकि जो होता है सर कि चंदा साहब के मरने के बाद अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन, जो आपका हैदराबाद में थे, जो हैदराबाद में अनवरुद्दीन थे, सॉरी, जो अनवरुद्दीन और चंदा साहब बीच पहले लड़ाई थी, उसके बाद क्या होता है कि अनवरुद्दीन को 1748 में मार दिया जाता है। तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र होता है, अनवरुद्दीन के पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाता है और गद्दी पर बिठा करके उसको क्या किया जाता है, तिरुचिरापल्ली जो होती है, एक जगह है तिरुचिरापल्ली, तो वहां का राजा बनाया जाता है, वहां गद्दी पर बिठाया जाता है। किसको? जो आपके अनवरुद्दीन का बेटा था। जैसे ही उसको गद्दी पर बिठाया जाता है, उधर से क्या करते हैं कि उसको तीनों लोग घेर लेते। तो दुबले अब यहाँ पर क्या हुआ था सर, जैसे उसको बिठाते तो ये अब क्या होता है कि अब मेन चीज है राजा बन गया। अब राजा बन गया है तो सर क्या होएगा, चेस के गेम में राजा जब मरेगा उसके बाद गेम खत्म होगा ना। अब राजा तो मरा ही नहीं है ना, राजा तो है अभी। अब राजा है तो युद्ध भी होगा, अब राजा है तो युद्ध भी होगा, क्योंकि राजा खत्म होने के बाद गेम खत्म होता है। तो राजा तो है, राजा कौन है अभी? अनवरुद्दीन का पुत्र। जो अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली, उसको राजा घोषित कर दिया जाता है। और फिर डुप्ले अपनी उपलब्धियों, और इस समय सर जो डुप्ले था वो अपनी उपलब्धियों के चरम पर था, एकदम चरम पर था। डुप्ले जो था वो अपनी उपलब्धियों के चरम पर था। लोग, पब्लिक चिल्ला रही थी, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं कौन। और पब्लिक चिल्ला रही है डॉन 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 डॉन, और डॉन बन गया आपका डुप्ले, और डुप्ले बन गया डॉन। पब्लिक चिल्ला रही है अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। पब्लिक चिल्ला रही है डॉन डॉन डॉन, और डुप्ले बन गया डॉन। और उसके बाद से सर अंग्रेज बड़े सारी चीजों से दुखी, अंग्रेज टेंशन में, अरे यार वहां घेरा पड़ा है, तुम ऐसा कर रहे हो वैसा करो, मीटिंग पे मीटिंग, दे मीटिंग पे मीटिंग, दे मीटिंग पे मीटिंग, कैसा उसको हटाया जाए, कैसे उनको वहां से हटाया जाए, दे मीटिंग पे मीटिंग, दे मीटिंग पे मीटिंग, सारा सब कुछ हो रहा है, परंतु कुछ निदान नहीं निकल रहा है। उधर मोहम्मद अली को हैदराबाद कर्नाटक और डुप्ले की सेना ने घेरे हुए थे। हैदराबाद कर्नाटक को उसने घेर करके रखा हुआ था। हैदराबाद से आपके मुजफ्फरजंग, कर्नाटक से आपके चंदा साहब की सेना थी, और इधर डुबले की सेना, पूरी फ्रांसीसी सेना। ये तीनों ने किसको, जो मोहम्मद अली है उसको घेर करके रखा था तिरुचिरापल्ली में। अब अंग्रेजों में मंथन चल रहा है सर, खूब मंथन चल रहा है, खूब चल रही है मीटिंग है, खूब हो रहा है यार ये कैसा इसको मैंने सही किए से किया जाए। क्लाइव मौजूद था सर उस मीटिंग में, क्लाइव मौजूद था, खड़ा हुआ देख रहा था कि अरे साहब वो क्या रहा है। वो बोलते हैं सर वो हाथ उठाता है और बोलता है कि सर एक मौका मुझे दीजिए, सरकार एक मौका मुझे दीजिए, मैं इस पूरे गेम को समझ चुका हूँ, और मैं इस गेम में बहुत कुछ समझ चुका हूँ, और मैं इस गेम को जीत कर वापस आऊँ। सर क्लाइव को मौका मिलता है, क्लाइव एक मौका मांगता है अंग्रेजी हुकूमत से, और अंग्रेजी हुकूमत सर इतनी जबरदस्त बात उन लोगों की ये है कि सर वो है ना, कभी भी जो टैलेंटेड पीपल है या टैलेंटेड लोग हैं वो हमेशा उनको अवसर जरूर देते हैं, चाहे वो किसी भी कैसा भी हो। लड़क हो
राजा हो, बिन राजा हो, चपरासी हो, कोई भी हो, तो हमारे भारत में सर टैलेंट का कोई कदर नहीं है। ये टैलेंट मार्केट में ऐसे ही बिक जाता है। सर याद रखिएगा, जब समस्या है तभी सर टैलेंट उदय होता है, टैलेंट का उदय होता है। जब समस्या है ना सर, तभी समस्या को निदान देने वाला व्यक्ति पैदा होता है। जीवन में बुद्ध की समस्या थी, इस सृष्टि में समस्याएं थी, वो दुख का कारण नहीं जान पा रहे थे लोग, दुख समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अंदर जो विडंबनाएं चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए। बुद्ध ने मार्ग दिया, बुद्ध ने बताया अगर दुख है तो दुख का कारण है, और जिस चीज का कारण है उस चीज का निवारण है। तो सर जब आपके पास कारण है, तभी जाकर के आपके पास क्या होगा, टैलेंटेड पीपल्स, जो इनलाइटमेंट माइंड्स है वो जागृत होंगे। तो ऐसे ही जो क्लाइव था वो जागृत हुआ, और वो उसका उदय होता है। अब समस्या है तो समस्या का समाधान है। वो टैलेंटेड पीपल को एक बार मिला, अवसर मिला, और वो जाता है, आता है भारत में। हैदर अली को देखा, अंग्रेज जो मद्रास के जो हैदर अली को देखा, जब कर्नाटक में चुनौतियां थी, जब आप देखेंगे हैदर अली को देख सकते हैं, जैसे कि आप कि चुनौती हमेशा है सर योग्य लोगों के सामने ही आती, अयोग्य लोगों के सामने कभी चुनौतियां नहीं आती, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का मतलब नहीं माना। अयोग्य व्यक्ति के सामने चुनौतियां नहीं आती, योग्य व्यक्ति के सामने ही हमेशा चुनौतियां आती है, और जो चुनौतियों से लड़ता है और लड़ करके आगे बढ़ता है वही योद्धा कहलाता है। आप जीवन की इस युद्ध में तभी सफल हो सकते हैं सर, जब आपके सामने चुनौती आए, जब आपने चुनौतियों का उस भरसक प्रयास से सामना किया हो और उससे लड़ करके आगे बढ़े हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आप छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हो, सोचने लगते हो कैसे होगा सिलेक्शन, क्या होगा, कितना पढ़ना पड़े, कितना नहीं पढ़। सर आप उस एक दिन के बारे में सोचिए जिस दिन सिलेक्शन लेकर के आ जाएंगे, आपका हर वो दर्द, हर वो पेन गायब हो जाएगा जिसके लिए आप आज रोते। सर ताकत पैदा कीजिए, सर युद्ध करने के लिए ही ताकत पैदा नहीं की जा सकती सर, आपको वो अपने आप को जागृत करने के लिए भी ताकत पैदा की जाती है। जब आपके पास ताकत होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, जो आपकी माइंडिकल स्ट्रेंथ होगी, तो सर आप एक अलग ही व्यक्तित्व बनकर के उभरे। और इसके बाद सर आप हैदर अली को देख सकते हैं, जैसे कि जब कर्नाटक में चुनौतियां थी ना सर, तभी उसका जन्म होता है। जब कर्नाटक में चुनौतियां थी तभी हैदर अली का जन्म होता है। इससे बहुत कुछ क्या सीख सकते हैं। और क्लाइव को सर तो क्या ही कहा जाए, ये इसके लिए तो सर क्लाइव के लिए तो जबरदस्त अवसर था इधर। चुनौतियां ही तो सर व्यक्ति को विशेष बनाती है, और क्लाइव के लिए ये अवसर बहुत जबरदस्त अवसर बना। और जब क्लाइव जो है वो सरकार से कहता है कि हमको एक अवसर दो सरकार, तो वो सरकार कहती है, अंग्रेजी हुकूमत कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, ले लो। क्लाइव को मौका नहीं मिलता है, और वो हिंदुस्तानी है थोड़ी ना सर वो कि मौका नहीं देंगे। टैलेंटेड पीपल्स की हमेशा कदर करते हैं सर। अंग्रेजों का सबसे बड़ी चीज यही थी कि उन्होंने टैलेंटेड पीपल्स की हमेशा कदर की है, और सर वो आज भी करते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ तो क्लाइव है, कहानी आगे बढ़ती है। जो कहानी आगे बढ़ती है, और दूसरे तरफ जो था वो फ्रांस का समय, भारत की सामान्यता भ्रष्टाचार पूर्ण। जो फ्रांस था आज के भारत के, आज के इंडिया के तरफ भ्रष्ट कम सरकार। समानता थी सर, ये समानता है भारत और अब तब के फ्रांस में और अभी के भारत में। भ्रष्टतम सरकार पिछले 30 वर्षों से सर ये भ्रष्टाचार बहुत तेजी से पनपा है, बहुत तेजी से उभरा। समस्या है सर, समस्या है। और सर इसमें क्या होता है कि
जो क्लाइव है, अब सर क्लाइव क्या करता है, ये मद्रास की राजधानी थी आरकट। तो आरकट पे क्या करते हैं कि क्लाइव क्या करता है कि आरकट के ऊपर 500 घोड़े लेकर के सेना को भेज देता है। 500 घोड़े लेकर के क्या करता है कि सेना को भेज देता है। 500 घोड़े लेकर के सैनिकों को भेज देता है। और इसकी खबर जैसे ही चंदा साहब को लगती है तो चंदा साहब तिरुचिरापल्ली से उठ करके क्या करते हैं, अपनी जो राजधानी है उसको बचाने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो वहां से बचाने के लिए जाते हैं, बीच में चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है। बीच में चंदा साहब की राज जो किंग्स ऑफ तंजौर थे, जो तंजौर के राजा थे, उसके साथ क्लाइव ने मिलकर चंदा साहब की हत्या कर दी है। 500 घोड़ा लेकर के गया ये, और इसमें चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है। चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है, इनको मारा किसने, क्लाइव प्लस तंजौर के राजा। तंजौर के राजा के साथ मिलकर के क्लाइव उसको मरवा देता है। अक्सर क्या होता है, एक तो गया चंदा साहब, तो गया, बचा कौन, मुजफ्फर जंग। बचा कौन, मुजफ्फर जंग और आपकी फ्रांस कंपनी जो डुबले भैया है। अब ये दो लोग बचते, और ये दो लोग जब बचते, और दूसरी ओर क्या था, फ्रांसीसी जो थे, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू टाइप अपने इंडिया की आज की, ये हमारे आज के इंडिया के पीएसयू टाइप। और इधर डुबले, और इधर डुबले को हटा दिया गया। फ्रांस की सरकार ने एक एग्रीमेंट कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो ब्रिटेन की थी। और उस समझौते के, उस संधि के तहत क्या होता है कि वो उनको पैसा दे देते, ब्रिटेन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो फ्रांस को पैसा दे देती है। फ्रांसीसी हुकूमत पैसे की वैसे ही भूखी, बात है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो पैसा 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 वाली बात लो, वो बात थी उनके अंदर। और यहीं पर क्या होती है सर, महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है। क्योंकि सर ये जो बंदा था जब तक खेल रहा था, नहीं, ये जो बंदा जब तक खेल रहा था तब तक सर पूरा का पूरा गेम इसको पूरे गेम को समझता था। ये वो बंदा था जो पूरे गेम को समझता था, और ये पूरे विजय के ऊपर, पूरे विजय के सिद्धांत पे काम कर रहा था। अब ये बंदा हटा तो पूरी की पूरी राजनीति अभ्यास तय हो जाता है सर। फिर तो ये गया, इसका मतलब पूरी राजनीति इधर क्लाइव क्या। तो सर इधर पे क्या होता है कि जो फ्रांसीसी है उनका क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। अब यहाँ से जो फ्रांसीसी है इनका सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त हो गया, और पूर्ण रूप से इनका सूर्यास्त ही हो गया सर। और क्योंकि सर डुप्ले खेल को समझ रहा था। अब आपने जो चेस का राजा है, चेस के राजा को हटा दिया तो फिर तो गेम खत्म ही है ना सर, फिर गेम खत्म ही है। अब उसको गेम पता था पूरा, होती है सर यही तो ऑटोक्रेसी। ये ऑटोक्रेसी आप देख रहे हैं, पैसा दो, वहां से हटाओ, वहां से उसको बिठाओ, उसको लेके आओ, उसको लेकर के आने के बाद उसको बर्बाद। ये ऑटोक्रेसी आप समझ रहे हैं। इधर ब्रिटेन ने क्या किया, फ्रांस के साथ संधि करी, और फ्रांस की सरकार है वहां पर, तो उसने उसको बोला कि वहां से भैया वो बुला लो, भैया तुम्हारा चचा डुप्ले साहब, डुप्ले को सर वहां से हटा दिया जाता है। वहां से हटा करके वो अपने देश में बुला लेते हैं, तो बस सर फिर उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। और कहानी खत्म होने के साथ साथ वो फिर उनको बुला लिया जाता है अपने देश फ्रांस, और यहाँ पर क्लाइव अपने हाथों में सारी चीजें ले लेते। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी, तो अच्छे से मैनेजमेंट होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जो फ्रांसीसी थी, जो अपने फ्रांस थे, फ्रांसीसी कंपनी थी,
ये आपकी पीएसयू टाइप कंपनी थी, सरकारी मुलाजिम। तो सर ये तो होना ही था, सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी है, सरकार की तरह काम करेगी। तो सर बड़ा ही जबरदस्त रहा ये। तो अंग्रेजों ने फ्रांस को पैसा दिया सर, बताया मैंने आपको कि अंग्रेजों ने फ्रांस को पैसा दिया, जिसके कारण फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने डुप्ले को वहां से हटा दिया। डुप्ले के हटते ही वहां पर दो भारत के अंदर हटा दिया। तो सर दो लोग भारत से वो चले गए, अब इसमें तो सब कुछ खत्म ही हो गया। क्लाइव ने सबका पासा पलट दिया और जब 1755 आया तो दोनों में अस्थायी संधि हुई। 1755 में किसके बीच, अंग्रेजी हुकूमत और फ्रांस के बीच एक संधि हुई 1755 में। सत्रह सौ पचपन में फ्रांस और अंग्रेजी हुकूमत के बीच एक संधि होती है और जो कंपनी है वो क्लाइव से बहुत खुश थी सर। अब सर ये जो क्लाइव था बंदा, क्लाइव से जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो बहुत खुश थी। क्यों सर? क्योंकि सर उस बंदे ने सर पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया था अंग्रेजों के लिए। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके लिए पूरा का पूरा जो इंग्लिश थे उनके लिए पूरी की पूरी गेम सेट कर दिया था उस बंदे ने। वो बंदा था सर क्लाइव। बहुत जबरदस्त खेला सर, मजा आ गया उसका खेल देख करके और उसको पढ़ करके उसको समझ करके इतना मजा आया ना मुझे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप अगर पढ़ेंगे ना उसके जीवन काल, आप सच में मानेंगे कि नहीं यार वो व्यक्ति एकदम विशेष। उस व्यक्ति ने एक छोटा सा क्लर्क होकर के राजा बन गया सर वो। और सर अंग्रेज है ना, अंग्रेजों में एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो टैलेंट की कदर करते थे और सर वो उसको है ना सर बढ़ाते भी थे। उस व्यक्ति को हमेशा अवसर देते थे जो टैलेंटेड होता था उसको। सर अगर वो पैरों का जूता है उनके तो वो उसको जूते को उठा करके अपने सर पे रखने की हिम्मत रखते थे। और सर यही हुआ जब क्लाइव ने इस पूरी घटनाक्रम को संभाला, भागदौड़ संभाली पूरे तरीके से, इस चीज को समझ करके उसने सब पूरे सेट कर दिया, बिल्डिंग पूरी सेट कर दी। तो फिर वो क्या होता है सर कि क्लाइव जो क्लर्क था सर उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया था। और गवर्नमेंट कहती है सर बहुत जबरदस्त खेले हो यार, मजा आ गया तुम्हारा खेला देख। सभी का सूर्यास्त हो गया और फिर आपका क्या होता है कि सभी का सूर्यास्त हो गया और आप बस सर आप खाना पूर्ति बाकी थी। ओनली आपका खाना पूर्ति बाकी थी कि अब जो होना था सब कुछ हो चुका था, बस अब उत्तराधिकारी का युद्ध था वो भी अब सब कुछ शांत हो गया था। तो अब आपका जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक युद्ध में क्या होता है, खाना पूर्ति रहती है, तो खाना पूर्ति होती है और कुछ नहीं बचा था। जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक युद्ध में सिर्फ खाना पूर्ति होती है, 1758 में स्टार्ट होता है। 1758 में स्टार्ट होता है और 63 तक चलता है और इसमें सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं। 7 डेज वॉर जो होता है, सप्तवर्षीय युद्ध के तहत जो संधि होती है उसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस इसमें आमने सामने आ गए, संधि हो गई दोनों के बीच में। उसके बाद जो मद्रास रहता है दूसरा, जो ब्रिटेन और फ्रांस ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। 7 डेज वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। और दूसरा था आपका मद्रास। तो मद्रास फिर इसको लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। फिर इस मद्रास को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। और सर जब झगड़ा शुरू होता है तो इधर क्या होता है, तो अब पर क्या हो गया था सर, यहाँ पर पूरा गेम सेट हो चुका था। अब सर पूरी सब कुछ सेट हो गया था। बंगाल के अंदर ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और यानी पूरा हाथ जमा लिए थे सर बंगाल के अंदर। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से सेट हो गई थी। और आपका जो सर जो बंगाल था ना सर, ये धन का कुबेर था।
जब जिसके पास धन की हो, जिसकी इकोनॉमी मजबूत, उसका एम्पायर मजबूत। अब जिसके पास इकोनॉमी है उसके पास तो सारी चीज ही है सर। इनके बंगाल था सर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो फिर उसके बाद क्या होता है 1760। 1760 में क्या होता है सर कि 1760 में बॉन्डीबॉस ने हरा दिया सर फ्रांसिस को। 1760 में बॉन्डीबॉस बॉन्डीबॉस ने हरा दिया सर तो फ्रांसिसियो को। फ्रांसिसियो को हरा दिया बॉन्डीबॉस ने और हरा दिया, और उसके बाद सर सारी कहानी खत्म हो जाती है। वो बोरे में भर के पैसा लेकर के गए सर कर्नाटक। सर बोरे में भर भर के पैसा लगाया सर, बाद में जब कर्नाटक ने भी, कर्नाटक में जो थे उन्होंने बोरे में भर भर के पैसा लगाया, परंतु सर फिर फ्रांसीसी सेना सब कुछ हो चुकी थी, तो फिर अब उसके बाद क्या सर मैंने रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज को, तो फिर सर सारी चीजें छूटती चली गई और वो लोग वहां से हट गए। अब तो सर फ्रांसीसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था फ्रांसीसियों को, क्योंकि सर बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में था, जो बंगाल था वो उनके हाथों में था, और जब उनके हाथों में सारी चीजें थी तो फिर सर वो क्या कर सकते। और प्लासी का युद्ध हुआ सर इसके बाद 1757 में, और इससे अब सर क्या होता है कि जब 1760 में मॉन्टेगो ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हराया, और इसमें मेन जो घटना हुई तो इससे क्या होता है कि यह तय हो गया कि अब भारत पर जो राज है या शासन है वो कौन करेगा, फ्रांसीसी या इंग्लिश। क्योंकि लड़ाई तो इसी की बिना था। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था वो किस लिए हुआ था, मद्रास को लेकर के हुआ था, और मद्रास को लेकर के कैसे हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था, इसके बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, और जिसका प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर। और सर वो कहानी वहां से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है, और यहाँ खत्म होने पर पता चल जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो कर्नाटक है, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक वॉर, तो उसके बाद ये तय हो गया कि भारत के ऊपर कौन शासन करेगा। अब यहाँ पर पता चल गया कि भारत के ऊपर कौन शासन करेगा। तो फर्स्ट जो वॉर था, फर्स्ट वॉर में क्या हुआ सर, फर्स्ट वॉर में आपको राजनीतिक पिपासा जागी थी, स्कीम की। सेकेंड में क्या हुआ सर, सेकेंड वॉर में किंग्स मेकर का फॉर्मूला मिला। थर्ड में क्या हुआ सर, थर्ड में आप फ्रांस बाहर हो गए। थर्ड में फ्रांस बाहर हो गया। सर अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, किस तरीके से जो उत्तराधिकारी का युद्ध था, जब फ्रांस बाहर हो गया तो इस पूरे पे ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से फिर हुकूमत करने लगी, और उसके बाद सर सारी कहानी बदलती है। अब इसके बाद का जो आपका चैप्टर है ये मैं आपको अगला सेशन यानी अगले वीक में बताऊंगा, और अगले वीक में भी हमारी इसी तरीके से क्लास होगी। और मुझे लगता है कि ये आपको पूरा एक चार्ट में आपको एक बनवा देता हूँ, जिससे आपको एंग्लो कर्नाटक युद्ध याद करने में या रिमेम्बर करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। एक डायग्राम बनवा रहा हूँ सर, एक छोटा सा आपको चार्ट बनवा रहा हूँ, वो चार्ट को हमेशा याद रखेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। उस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। और आप लोग एक बुक भी खरीद लीजिए, जो बेबी आपकी जी बी जो आपकी बी एल ग्रोवर की बुक है, उस बुक को आप लोग सभी लोग खरीद लीजिएगा।
कारण, उसके बाद आपका संधि, कौन सी संधि हुई, उसके बाद परिणाम। ऐसा करके आप ये ब्लॉक्स बना लीजिए और ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। इससे आपको क्या है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी चीज याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। अब संघर्ष क्या था, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। क्यों होता, कब होता है ये आपका होता है 1746 से 48 तक। कारण क्या रहा, कि कारण जो रहा था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो संधि हुई वो कौन सी संधि हुई, जो एक्सला संधि हुई उसके एक्स ला संधि हुई, तो इसमें संधि हुई वो एक्सला संधि हुई 1748 में। उसके बाद जो इसका परिणाम रहा, इसका परिणाम जो रहा इस युद्ध से, जो क्या होता है कि जो फ्रांसीसियों की विजय हुई और जिससे कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई या राजनीतिक विभाषा बढ़ गई। राजनीतिक विभाषा बढ़ गई डुप्ले की, ठीक है। सेकेंड एंग्लो में ये कब होता है, ये 1748 से आपका जो चलता है ये 54 तक चलता है। 1788 से आपका 1749 से 54 तक चलता है। कारण क्या रहा, कारण क्या रहा, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। ये आंतरिक मामले में विवाद का युद्ध था। ये हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले का, इंटरनल मैटर का युद्ध था। इंटरनल मैटर का युद्ध रहा और इसके अंदर जो संधि हुई है पांडिचेरी की संधि, पुडुचेरी या पांडिचेरी की संधि हुई 1700 आपका 54 में। और जो इसका राजनीतिक जो परिणाम रहा, वो परिणाम ये रहा कि अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध संघर्ष है, ने भारतीय राजा नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया और फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। अब फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप ना करने के लिए कहा, फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, भारतीय राजा नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, भारतीयों के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी ना करेंगे, ऐसा करके वादा किया, ना करने का वादा किया। फ्रांसीसियों ने, ठीक है, और फ्रांसीसी प्रभुत्व को इससे हानि हुई। और जो थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर है, थर्ड वॉर है, ये आपका होता है 17
आपका 1758 59। इसका जो कारण रहता है, इसका कारण मुख्य कारण रहता है सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है, 7 वॉर, 7 ईयर वॉर्स, जो 7 ईयर वॉर का कारण रहता है। और इसमें जो मेन जो संधि होती है वो होती है पेरिस की संधि 1763। और जो इसका परिणाम होता है ये 1760 में बॉन्डिवोस की युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1760 बॉन्डिवोस फ्रांसीसियों को हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी राजा शासन करने के लिए बनी। तो ये पूरा आपका डायग्राम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा सारी चीजें याद रहेगी और आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिर्फ आपको ये चार्ट याद करना है। आप चार्ट याद करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारी की सारी कहानी समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मैं अलविदा लेना चाहूंगा। आप लोग हो सकता है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और पसंद आया तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, मैक्सिमम शेयर करना है लोगों तक, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक अगर इस सीरीज जाएगी तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो मैं आप सभी लोगों से इसी नोट पे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।